नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। बड़ी हैरानगी इस बात पर जताई जा रही है कि सेना प्रमुख जिन्होंने अपने आप को फील्ड मार्शल नियुक्त कर लिया, आसिम मुनीर, उनको व्हाइट हाउस बुलाया गया, लंच कराया गया। अभूतपूर्व सम्मान है ये किसी देश के सेना प्रमुख का। जो विशेषज्ञ हैं उनका कहना यह है कि व्हाइट हाउस में ऐसा कभी हुआ नहीं। किसी राष्ट्रपति ने इस तरीके से प्रोटोकॉल का उल्लंघन करके, क्योंकि हेड ऑफ द स्टेट को व्हाइट हाउस बुलाने की, उनको सम्मान देने की, उनके पास उनके साथ बाइलेटरल टॉक्स और दूसरे तमाम मुद्दों पर चर्चा करने की एक रवायत है, परंपरा है। पर किसी सेना प्रमुख को बुलाया जाए, और भारत में इसलिए भी थोड़ी ज्यादा हैरानगी जताई जा रही है। अब कौन नहीं जानता है, पूरी दुनिया ही तो जान गई है। पहले तो भारत अकेले कहता रहता था कि भाई अ, सीमा पार से हमारे ऊपर आतंकवादी हमले हो रहे हैं। लेकिन धीरे 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 पूरी दुनिया को ही पता चल गया, क्योंकि वो भी भुक्तभोगी रहे, और उनके यहाँ भी जो आतंकवादी वारदातें हुई, उनका कहीं ना कहीं लिंक जाकर के प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पाकिस्तान से जुड़ता था। तो सबको पता चल गया कि आतंक की भूमि पाकिस्तान है, वहीं पल्लवित पोषित किया जाता है। और बाकी का तो छोड़ ही दीजिए, इमरान खान एज प्राइम मिनिस्टर स्वीकार कर चुके हैं। मौजूदा डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ कह चुके, बिलावल भुट्टो कह चुके कि जब सोवियत संघ से निपटना था तो अमेरिका के कहने पर, अमेरिका के और ब्रिटेन के वित्त पोषण करने पर पाकिस्तानी सेना ने जिहादियों की एक पूरी फौज तैयार की थी। इसके बावजूद कि भारत की चिंताएं रही हैं, और अभी 22 अप्रैल को पहलगाम में हम पर बड़ा अटैक हुआ, बल्कि जेनोसाइड हुआ, और पहचान करके कि ये हिंदू हैं, उनकी बीवी और बच्चों के सामने उनको शूट किया गया। और ये भी पता लगा कि 16 अप्रैल को आसिम मुनीर ने जो तकरीर की थी मौलाना की तरह, उसके बाद ये हमला हुआ है, उसी से प्रेरित ये हमला था। इसके बावजूद अगर व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप आसिम मुनीर को बुलाते हैं, सम्मान देते हैं, लंच करते हैं, उनको बड़ा बहादुर बताते हैं, उनकी शान में जो है कसीदे पढ़ते हैं, तो ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों हो रहा है, ये जरा जानने और समझने की जरूरत है। मेरे साथ आज बहुत ही प्रख्यात और जियोपॉलिटिकल मामलों के भी, और ख़ास तौर से पाकिस्तान के मामलों के तो विशेषज्ञ जाने जाते हैं, तिलक देवाशेर सर जुड़ रहे हैं। उनको जोड़ लेते हैं और फिर इस पूरे मामले को समझने की कोशिश करते हैं। तिलक सर, बहुत स्वागत है। नमस्ते। थैंक यू जी, बहुत बहुत नमस्कार और थैंक यू, आपने फिर बुलाया, अच्छा बहुत लगा। आभारी आपका, बहुत अभिनंदन आपका चैनल पर। सर, थोड़ा समझाने की कोशिश करिए हमें भी और दर्शकों को भी कि ऐसे आसिम मुनीर को वो व्हाइट हाउस बुलाकर के सम्मान क्यों दे रहे हैं, जिन पर तमाम तरह के आरोप हैं। और सबको पता है कि 6 और 7 मई की रात को भारत ने पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया है, जिसमें लश्कर, जैश, हिजबुल के हेडक्वार्टर मुरीद के बहावलपुर और सियालकोट में शामिल हैं। सबको पता है कि भारत पीड़ित रहा है, और वहां आतंकवादियों को सेना और आईएसआई पालती रही है, डीप स्टेट पालता रहा है। फिर भी आसिम मुनीर को बुलाकर के सम्मान दे रहे हैं ट्रंप। आपने बहुत सही प्रश्न पूछा कि अमेरिका और पाकिस्तान की रिलेशनशिप में एक खासियत है। जब कैमरास के सामने मीटिंग करनी होती है
तो जो अमेरिकी ऑफिशियल्स हैं वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट के साथ बैठेंगे और बोलेंगे कि डेमोक्रेसी पाकिस्तान में है, बड़ी अच्छी बात है। इस तरह की वो कैमरास के लिए बात करते हैं। मगर जब कोई ठोस काम निकालना हो पाकिस्तान से या पाकिस्तान को कुछ करना हो तो वो सीधे जाके आर्मी चीफ से बात करते हैं। और पाकिस्तान ने अभी पहलगाम किया है आसिम मुनीर की वॉच पे। ये कोई मायने नहीं रखता अमेरिका को। वो देखते हैं कि उनका नेशनल इंटरेस्ट क्या है। उनका नेशनल इंटरेस्ट इस वक्त है कि पाकिस्तान का इस्तेमाल किया जाए। और एक ही मुद्दा है अमेरिका के लिए, वो है ईरान का मुद्दा। तो ईरान के लिए अगर अमेरिका अटैक करेगा, अब जैसे प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है ना कि मैं 2 हफ्ते में डिसीजन लूंगा, कहीं कहते हैं कि प्लान्स तैयार हो गए हैं, अब हाँ करने की बात है। तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद कहा है कि मैं 2 हफ्ते में डिसीजन लूंगा, शायद नेगोशिएशन हो जाए। तो अगर वो करते हैं अटैक तो उनको पाकिस्तान की जरूरत पड़ेगी एयर बेसिस के लिए, मैरीटाइम के लिए, सर्वेलेंस के लिए, और मिलिशिया ग्रुप्स को जैसे अफगानिस्तान में भेजे थे मुजाहिदीन, इस तरह ही ईरान में, क्योंकि ग्राउंड ट्रूप्स तो अमेरिका खुद नहीं कमिट करेगा, पाकिस्तान भी ग्राउंड ट्रूप नहीं कमिट करेगा, तो मिलिशियाज जो है, जिहादीज हैं, इसके लिए पाकिस्तान ने ऑलरेडी काफी दिहाई से वो जुंडुला करके एक ग्रुप है जो सुन्नी बलोच का ग्रुप है, बेस्ड है इन ईरान, उसको ये ट्रेन कर रहे हैं और उसको सपोर्ट कर रहे हैं। एक ये है, ISKP है। तो इस तरह से जब जरूरत पड़ेगी कि लोगों को भेजना अंदर, तो अमेरिका जानता है कि पाकिस्तान के पास ये ग्रुप्स हैं। तो इन ग्रुप्स को कैसे यूज करें कि जो लैंड एरियाज हैं ईरान के, उनको डिग्रेड किया जाए। क्योंकि सिर्फ हवाई हमलों से तो ईरान को आप पूरा जिस तरह से वो करना चाह रहा है कि पूरी तरह से सरेंडर करे, वो मुश्किल होगा। इसी ईरान इज नॉट लाइक अफगानिस्तान अंडर द तालिबान कि उनका सिर्फ एयर रेड करा और फिर तालिबान वहां से निकल गया। ईरान इज वो सरेंडर नहीं करने वाला जब तक आप उसको एयर से भी, लैंड से भी, नेवी से भी, सब जगह से उसको आप अटैक करेंगे। अच्छा, इसमें तो डेंजर की बात ये है, अब व्हाइट हाउस ने तो अनाउंस कर दिया कि मैंने बेसिस मांगे हैं और ओवरफ्लाइट की परमिशन मांगी। ये मुनीर के पाकिस्तान पहुंचने से पहले ही व्हाइट हाउस ने अनाउंस कर दिया। अब मुनीर डिनाई तो ये कर नहीं सकता। पाकिस्तान का मसला ये है कि 20 से 23% जो आबादी है वो शिया है, जी। और शिया पॉपुलेशन के लिए ईरान लीडर है, और ईरान के अंदर जो सुप्रीम लीडर है वो लीडर है सबका। तो इतना खतरा है पाकिस्तान को गृह युद्ध का, सिविल वॉर का। अगर ये पता चले और लोगों को ये बिलीव होए कि ईरान के खिलाफ पाकिस्तान अमेरिका की मदद कर रहा है, उसको बेसिस दिए हैं, ओवरफ्लाइट्स दिए हैं, या लोग यहाँ से जा रहे हैं पाकिस्तान से वहां लड़ने के लिए, तो मैं आपको यकीन दूंगा कि हजारों की तादाद में शिया एक तो ईरान पहुंच जाएंगे और खुद पाकिस्तान के अंदर एक सिविल वॉर शुरू हो जाए। तो ये जो मकसद है, जो बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड सर्विंग आर्मी चीफ को व्हाइट हाउस बुलाना, ये इसलिए क्योंकि अमेरिका को अपना नेशनल इंटरेस्ट ये दिख रहा है। तो वो टेररिस्ट स्पॉन्सरिंग स्टेट है या क्या है, वो सब नजरअंदाज। जब पहले भी अमेरिका को जब पाकिस्तान की जरूरत थी तो उन्होंने उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम को नजरअंदाज कर दिया था, उस पर तवज्जो नहीं दी, क्योंकि उस टाइम सोवियत यूनियन सबसे बड़ा दुश्मन था। जैसे सोवियत यूनियन वहां से निकला, उसने सैंक्शंस लगा दिए पाकिस्तान को। तो वो पाकिस्तान को यूज करता है और यूज करके फेंक देता है। यही गलती फिर पाकिस्तान आसिम मुनीर के अंडर करने जा रहा है। जी।
आसिम मुनीर का भी एक बयान आया है सर, जिसमें बल्कि पाकिस्तान बोला है कि हमारे एयर स्पेस का इस्तेमाल करना चाहता है अमेरिका। यानी चीजें खुल रही हैं। और ईरान को लेकर के ही जैसा आपने कहा है कि ये सब मीटिंग्स हुई हैं। मैं दो चीजें जानना चाहता हूं सर। पहली ये कि ठीक है, व्हाइट हाउस बुलाया, आपकी गरज थी, आपने बुला करके बात की। दूसरे, लंच भी कराया, उनकी बड़ी तारीफ भी की कि जो सीज फायर हुआ है भारत के साथ, इसमें आसिम मुनीर की बहुत बढ़िया भूमिका रही है। खुद अपनी पीठ भी थपथपाते रहे हैं कि मैंने करा दिया। ये अलग बात है कि भारत उस चीज को मानने को तैयार ही नहीं है। और अब तो उनके विदेश मंत्री इशाक डार का बड़ा विस्फोटक बयान आ गया कि साहब, बिल्कुल। वो सऊदी के प्रिंस ने जो है मुझे रात को 2:30-3 बजे फोन किया और कहा कि क्या मैं भारत से बात करूं। तो इसका मतलब ये है कि डोनाल्ड ट्रंप तो बिल्कुल जो है वो गोले छोड़ रहे हैं क्रेडिट लेने के चक्कर में। बाकी बिल्कुल। तो हकीकत कुछ और है। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि कोई भी तस्वीर, कोई भी वीडियो, दोनों का क्यों नहीं आया बाहर व्हाइट हाउस से। और दूसरी बात यह है कि आसिम मुनीर क्या शिया हैं, ये भी दिमाग में था डोनाल्ड ट्रंप के कि इनसे बात की जा सकती है ईरान के मुद्दे को लेकर के। और इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल सर है, थोड़ा लंबा जवाब हो जाएगा आपका। अभी कुछ ही दिन पहले तो 21 मुस्लिम देशों ने निंदा की थी ईरान पर इजराइल के हमले की, और उस पर दस्तखत करने वाले कतर भी, सऊदी भी, यूएई भी, पाकिस्तान भी, टर्की भी, सभी थे। तो अब अगर पाकिस्तान यूएस के साथ खड़ा है और यूएस इजराइल के साथ खड़ा है, तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान अब इजराइल के पाले में खड़ा है। जी, तो काफी पेचीदा सवाल आपने किए हैं। देखिए, एक तो अगर आसिम मुनीर शिया होता, एक तो पहली बात ये क्लियर कर दें कि मुझे नहीं लगता कि प्रेसिडेंट ट्रंप को जो सब कॉन्टिनेंट की और इस्लामिक वर्ल्ड की जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, जो पेचीदगियां हैं, उनको मुझे नहीं लगता कि इज वेरी वेल अवेयर ऑफ इट। आई थिंक वो ब्लैक एंड व्हाइट में ज्यादातर लोग चीजें देखते हैं। विद मी अगेंस्ट मी, ही इज अ ब्यूटीफुल पर्सन, आई लव हिम, यू नो, इस तरह की सिंपलिस्टिक सा उनका माइंडसेट है। और अगर आसिम मुनीर शिया होते तो मेरे ख्याल 5 मिनट के अंदर व्हाइट हाउस से निकल जाते। अगर ये बात कर रहे होते कि ईरान पे अटैक करना, हमें पाकिस्तान की मदद चाहिए, तो कोई भी शिया इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता, विल जी। नॉट एक्सेप्ट। सो मगर जो ऑफर्स जो आजकल मीडिया में आ रहा है, जो ऑफर्स प्रेसिडेंट ट्रंप ने टेबल पे रखे हैं कि अगर पाकिस्तान हमारी मदद करेगा, और जैसे आपने कहा पाकिस्तान की तरफ से भी बयान आ गया है, तो उसके रिटर्न में अमेरिका ने उनको एडवांस्ड 5th जनरेशन फाइटर और ट्रेड, इकोनॉमिक असिस्टेंस, बहुत कुछ टेबल पे रखा है। अच्छा, यही चीजें जब सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पे अटैक किया था, तो जियाउल हक को भी इस तरह का ऑफर मिला था। जब वॉर ऑन टेरर हुई, मुशर्रफ को भी इसी तरह का ऑफर मिला था। और आपके सामने ये एग्जाम्पल है कि सोवियत जिहाद में पार्टिसिपेट करने के बाद पाकिस्तान का क्या हशर हुआ था। ड्रग्स, रिफ्यूजीज, कलशनिकोव कल्चर, और सारे जो टेररिस्ट थे वो पाकिस्तान में रह गए। सिमिलरली वॉर ऑन टेरर में पार्टिसिपेट करने के बाद पाकिस्तान का क्या हशर हुआ। जी जी। रेडिकलाइजेशन ऑफ द पश्तून पॉपुलेशन, बर्थ ऑफ द तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो अब लड़ रही है। यही गलती मुनीर करने वाला है फिर से। और अमेरिका बेकारी, अभी पाकिस्तान की हालात इतनी बुरी है कि जो भी ऑफर करेगा यूएस से, वो लेने के लिए तैयार हो जाएंगे। मगर इससे क्या पाकिस्तान की पॉपुलेशन, पाकिस्तान की जो जनता, पाकिस्तान की आवाम है, उसको कोई फायदा होगा?
मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है ये फिर और गड्ढे में जाएंगे, गिरेंगे। तो इसलिए इस सारी तरफ से अगर इसको देखें तो ये अ, ना तो इट बी वेरी बहुत मुश्किल होगा पाकिस्तान के लिए अगर अभी ये सपोर्ट करते। अच्छा, ये भी हो सकता है कि मना करने के पोजीशन में नहीं होंगे। अगर यूएसए के अगर तुम मेरी सपोर्ट नहीं करते, जिस तरह से बुश ने कहा था, either you're with me or you're against me, सही है। मुनीर भी इस पोजीशन में नहीं होंगे। जहां तक वीडियो की बात की आपने कि उनकी कथित कोई तस्वीर नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। आपने देखा होगा कि जब वो गए भी तो उनकी गाड़ी काफी दूर रुक गई थी और उनको पैदल चलना पड़ा व्हाइट हाउस में जाने के लिए। अच्छा, वापस जाते वक्त कोई तस्वीर नहीं है, कोई व्हाइट हाउस के अंदर की कोई तस्वीर नहीं है। तो सिर्फ दो लोग थे पाकिस्तानी डेलीगेशन के जो मिले हैं, एक तो आसिम मुनीर खुद और दूसरा जो डीजी आईएसआई जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी है, लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक। होम मिनिस्टर भी साथ गया था, नकवी जो है, मगर उसको बाहर बिठा रखा। वो मीटिंग में उसने पार्टिसिपेट नहीं किया। इसलिए मुझे लगता है ये कोई पिक्चर रिलीज नहीं की, क्योंकि वहां दिखेगा कि होम मिनिस्टर जो लेकर गए थे एक सिविलियन फसाड के तौर पे, वो नहीं था मीटिंग में। तो फिर फोटोग्राफ लेकर तो ये पता चल जाएगा कि ये तो प्योरली मिलिट्री की मीटिंग थी ट्रंप के साथ। तो ना वो प्रेसिडेंट ट्रंप चाहेगा इस तरह की तस्वीर छपे और ना ही मुनीर चाहेगा इस तरह की कोई तस्वीर छपे। ये अजीबो-गरीब वाकया। और देवाशेर सर, ये चाइना के साथ जो इनका इक्वेशन बना हुआ था पाकिस्तान का, इस पर आँच नहीं आएगी अगर आप फिर से इस तरीके से यूएस के हाथों में खेल रहे हैं? बिल्कुल। एक तो ये भी कंडीशन मैंने सुना है, अब पता नहीं कहाँ तक सही है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये भी कहा कि आपकी जो रिलेशनशिप जो चाइना और रशिया के साथ है, उसको आप कम करिए। ये भी एक कंडीशन है कि हम आपको 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट देंगे, ये देंगे, वो देंगे, तो अब चाइना से भी आप परहेज करें। अच्छा, चाइना के साथ ये है कि जो मेजॉरिटी ऑफ मिलिट्री इक्विपमेंट आज की तारीख में जो पाकिस्तान के पास है, वो चाइना से है। चाइना ने इनको न्यूक्लियर वेपन्स दिए, तो कोई देश दूसरे देश को नहीं देता। चाइना ने इनको न्यूक्लियर वेपन्स दिए हुए हैं। तो कैसे निकल सकता है चाइना के सपोर्ट, चाइना का जो हाथ है पाकिस्तान के अंदर। सीपेक में चाइना ने अबाउट $24 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की हुई है। हाँ, करीब पाकिस्तान को वापस 5 लाख करोड़ के आसपास उसका स्टेक पे लगा हुआ है। तो वो पाकिस्तान तो वापस नहीं कर सकता। तो ये मगर एक पाकिस्तान की जो खासियत और खूबी ये है कि वो दो दुश्मनों के बीच में बड़ी आसानी से तैर सकता है। उसने 20 साल अमेरिका का वॉर ऑन टेरर का सपोर्ट दिया और 20 साल तालिबान को भी सपोर्ट दिया, और तालिबान अमेरिकन को मार रहा है। उसने बिल्कुल, तो इसमें उसकी बहुत एक्सपीरियंस है कि चाइना और अमेरिका के बीच में कैसे हमको तैर के जाना है। अच्छा, आपने वो अरब स्टेट्स की भी बात की थी कि पहले लोगों ने बात, तो ऐसा है ना हाँ, कि जो अरब स्टेट्स हैं वो एक्चुअली ऊपर से तो कंडेम करेंगे क्योंकि उम्मा का सवाल है, मगर अंदर से ही मेरे ख्याल है वो खुश होंगे कि क्योंकि सब अरब स्टेट्स को खतरा किससे है? ईरान से। ईरान चाहता है कि मैं इस्लामिक वर्ल्ड का ट्रू चैंपियन हूं, और किसी ना किसी तरह ये ईरान की इमेजिनेशन में है कि मक्का और मदीना पे मेरा कब्जा होना चाहिए। जेरूसलम, अल-अक्सा मॉस्क, ये सब मेरे कंट्रोल में होना चाहिए, तभी वो इसराइल के खिलाफ इतना है। तो दैट इज द फर्स्ट स्टेप। और ये जो लड़ाई है शिया सुन्नी की, ये तो 1400 साल पुरानी लड़ाई है, और इस लड़ाई का हल करना कि हम पीस एग्रीमेंट कर सकते हैं, ये वो मुझे लगता है बहुत मुश्किल है। तो अरब स्टेट्स ऊपर ऊपर से तो लिप सर्विस देंगे, बट अंदर से अब जैसे जो ईरान की मिसाइल्स थी, काफी मिसाइल्स तो मेरे ख्याल जॉर्डन और सऊदी अरेबिया ने उनको ध्वस्त किया जो इसराइल की तरफ जा रही थी। तो इसमें भी बहुत बड़ी पेचीदगियां हैं जो
किसी को हिस्ट्री जो समझ आए और जो कॉम्प्लेक्सिटी जाने। अब जैसे प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा कि ईरान मस्ट सरेंडर। अब ईरान एक सिविलाइजेशनल स्टेट है, 5000 ईयर उसकी कल्चर और सभ्यता है। यू कांट पुश इट अराउंड लाइक दिस। वो अपने आप को खत्म कर देगा, मगर वो कभी ऐसे सरेंडर नहीं करेगा। 9 करोड़ से ज्यादा की आबादी वाला देश है, और जिस तरह की उसकी तैयारियां हैं, जिस तरह की मिसाइलों का भंडार उसके पास इस समय इकट्ठा हो गया है। अभी तो मेरे विचार से एक दो ही ऐसी मिसाइलों का प्रहार इजराइल पर किया है, उन्होंने ही तबाही मचा दी है। तो बिल्कुल। इतना इतना आसान तो नहीं है। और डोनाल्ड ट्रंप के कुछ हल्के बयान नहीं आए हैं सर। जैसे ये कहना कि सरेंडर कर दो, जैसे ये कहना कि तेहरान को खाली कर दो। इस तरह के बयान एक यूएस प्रेसिडेंट के मुंह से शोभा नहीं देते, अच्छे नहीं लगते, हल्कापन लगता है बल्कि। नहीं सही, अभी इसे कहना, उसने पैनिक कह तो दिया, पर पैनिक हो गया तेहरान में। मकसद उसका ये था कि तेहरान में इट्स अ सिटी ऑफ 10 मिलियन पीपल। अब उन लोगों को कहना कि आप विकेट करो, इट इज कॉजिंग कंफ्यूजन। और क्यों विकेट करें? या आप उसमें कोई न्यूक्लियर वेपन दागने वाले हैं क्या तेहरान पे? दैट इज हाईली इररिस्पॉन्सिबल। अब वही ऐसे इसी जो एनपीटी बनी है, उसका यही है कि न्यूक्लियर वेपन स्टेट विल नॉट थ्रेटन a non-nuclear weapon state. You cannot use a nuclear weapon on a non-nuclear weapon state. तो आप कैसे इसको इस तरह की धमकी दे सकते हैं? और सर मैं ये जानना चाहूंगा, और दर्शकों की भी इसमें दिलचस्पी होगी, आसिम मुनीर को आप हेड ऑफ द स्टेट की तरह ट्रीट कर रहे हैं, तो शहबाज शरीफ का स्टेटस क्या है? और दूसरी बात यह है कि आसिम मुनीर का तो आपने कद बढ़ा दिया, अब क्या सिचुएशन होगी पाकिस्तान में? नहीं, ये बड़ा अच्छा सवाल है, क्योंकि मुझे लगता है इस दौरे के बाद शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। उनका अब कोई रेलेवेंस ही नहीं रहा। अगर आप मानते हैं कि पाकिस्तान डेमोक्रेसी है, हाँ इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है जिसकी मेजोरिटी है नेशनल असेंबली, एक प्रेसिडेंट है, तो आपने अगर मुद्दे डिस्कस करने हैं तो आप प्राइम मिनिस्टर को इनवाइट कीजिए, प्रेसिडेंट को इनवाइट कीजिए। आप एक इतनी बड़ी डेमोक्रेसी होके दूसरी डेमोक्रेसी को क्यों इतना नीचा दबा रहे हैं कि आप उनके आर्मी चीफ से बात कर रहे हैं डायरेक्टली? और आर्मी चीफ की क्या हैसियत है डेमोक्रेसी में? आर्मी जो है इज रिस्पॉन्सिबल टू द एग्जीक्यूटिव। तो आप एग्जीक्यूटिव जो हेड है प्राइम मिनिस्टर, उसको बुलाइए, उससे बात करिए। तो एक तरफ से तो मुझे लगता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने पाकिस्तान की डेमोक्रेसी को डस्टबिन में फेंक दिया। और मुनीर को सिग्नल ये है, अगर मैं कू करूं या ना करूं, कुछ भी करूं, मैं ही मैं हूं, और मैं जो भी कुछ करूंगा, कू करता हूं, मिलिट्री गवर्नमेंट लगाता हूं, मार्शल लॉ लगाता हूं, तो अमेरिका बहादुर मेरे खिलाफ कुछ नहीं करे। तो मुझे लगता है ये डेमोक्रेसी पाकिस्तान की जो वैसी डेमोक्रेसी नाम के वास्ते है, वो भी जो नाम के वास्ते डेमोक्रेसी थी, उसको रद्दी की टोकरी में अमेरिका ने डाल दिया। तो ये आई मीन आई थिंक इट्स अ सॉरी स्टेट। बड़ी मुश्किल से 2 इलेक्शंस हुई थी, एक के बाद एक। लगता था कि सिविलियन गवर्नमेंट शायद अपने उसमें आ जाएगी, मगर इसके बाद तो मुझे लगता है बड़ा मुश्किल होगा। और सुनने भी आया, मैं एक पाकिस्तानी शो देख रहा था, तो जो आर्मी ऑफिसर्स हैं उन्होंने मुस्लिम लीग वालों को, लीडर्स को बोला है कि जब मुनीर आएगा तो शहबाज शरीफ और मरियम नवाज फूल लेके एयरपोर्ट जाना चाहिए मुनीर को वेलकम करने के लिए। कैन यू इमेजिन कि ये हिम्मत भी हुई कि आप प्राइम मिनिस्टर को कह रहे हैं कि तुम आर्मी चीफ को फूल से रिसीव करने जाओ। अब देखना है कि वो जाते भी हैं।
So you know, but Pakistan is Pakistan, you know, it's a really tragedy है. सर ये बताइए, ये जो पूरा घटनाक्रम इस समय चल रहा है, इसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है? क्योंकि ट्रंप इतने तो चतुर सुजान हैं, उनको पता था, इस बात का एहसास हो गया था कि साहब मोदी जी G7 में आ रहे हैं, बाइलेटरल टॉक्स उनकी होंगी, और अगर मैं नहीं करूंगा तो भी फंसूंगा, करूंगा तो सामना नहीं कर पाऊंगा। इसलिए वो वहां से तो निकल गए, लेकिन बाद में उन्होंने फोन करके करीब 35 मिनट तक बातचीत की। अभी भारत कुल मिलाकर के जो ये रायता फैलाया है ट्रंप साहब ने, इससे नाराज होगा अंदर खाने, पर हम ये भी जानते हैं कि भाई अमेरिका हमारी जरूरत है, अमेरिका की जिस तरह से हम जरूरत है। लेकिन कैसे डिफाइन करेंगे इस समय की सिचुएशन को आप? You know, मेरा मानना ये है कि पिछले 10 सालों में भारत और अमेरिका की जो रिलेशनशिप है, ये बहुत ब्रॉड बेस्ड, डीप और मल्टी डायमेंशनल हो गया. इकोनॉमी में लीजिए, टेक्नोलॉजी में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो लेमोआ, कॉमकासा, लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, तो हर एक तरफ से ये बहुत विस्तार से बहुत फैला हुआ है और बहुत डीप रूटेड रिलेशनशिप है आज की डेट में. तो मुझे लगता है कि हाँ, इट इज एन इरिटेंट कि साहब कह रहे हैं कि मैंने पीस करवा दी, जब क्लियरली, और मोदी जी ने इस टाइम तो उनको दो टोक कह ही दिया बिल्कुल कि भारत कभी भी मीडिएशन स्वीकार नहीं करेगा, ना कर रहा है, ना आगे जाकर करेगा. इसके बाद ये कहने के बाद प्रेसिडेंट ट्रंप का कोई भी बयान मायने नहीं रखता. और वो तो जैसे आपने कहा था, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर इशाक डार ने तो उसको एक्नॉलेज कर दिया कि हमने बोला था सऊदी प्रिंस को कि भी आप ये करवा दीजिए, हम नहीं लड़ना चाहते. तो उसके बाद बचा क्या, और फिर भी प्रेसिडेंट आप बोले जा रहे हैं. तो उनका, मेरे ख्याल, लोग कहते हैं उनका नोबेल पीस प्राइज पे बड़ा दिलचस्पी है क्योंकि ओबामा को भी मिला था, तो वो समझते हैं कि रक्षा यूक्रेन की वॉर तो रोक नहीं सके, इजराइल, गाजा या ईरान वो भी नहीं रुक सके, तो इंडिया पाकिस्तान मिल गए, इनको मैं क्लेम कर लेता हूँ कि मैंने रुकवाया है. तो दिस इज एन इरिटेंट आई थिंक, और इससे हमें ज्यादा बहुत बड़ा चढ़ा के नहीं करना चाहिए. मोदी जी का जो बयान था बिल्कुल क्रिस्प एंड टू द पॉइंट, और हमारी जो बाकी जो विस्तार का रिलेशनशिप है यूएसए के साथ, हमें उसको उस पर ध्यान देना चाहिए. और आज की डेट में इंडिया वाहिद कंट्री है जो रशिया से भी बात कर सकती है, अमेरिका से भी बात कर सकती है, तो ईरान से बात कर सकती है, इसराइल से बात कर सकती है, सऊदी अरेबिया से बात कर सकती है. और सब लोग ये पहचानते हैं कि इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी है वो अपने मफाद में जो उसका नेशनल इंटरेस्ट है वो कर रही है. हमारे पास कोई एजेंडा नहीं है दूसरों के लिए. बिल्कुल हमारे उसमें जो है वो इंडिया करती है, तो इंडिया की बड़ी क्रेडिबिलिटी है, एंड हमें वही क्रेडिबिलिटी बरकरार रखनी चाहिए. उतार चढ़ाव इस तरह के इरिटेंट्स आते रहेंगे, बट हमें लॉन्ग टर्म जो स्टेबिलिटी है इन आवर रिलेशनशिप, और हमें जो फायदा है, और अमेरिका भी कर रहा है क्योंकि उसको फायदा है, उसका नेशनल इंटरेस्ट भी ये है कि वो हिंदुस्तान के साथ, भारत के साथ अच्छे ताल्लुकात रखे. उसका मसला चाइना है, क्वाड में है, इंडो पैसिफिक में है, तो उसको वो भी तो देखना है. तो इसलिए हमें, मेरा ये पर्सनल व्यू है, हमें ज्यादा इस पे तवज्जो नहीं देनी चाहिए. हाँ, नोट करना चाहिए कि अमेरिका ट्रांजैक्शनल स्टेट है, उसे इस वक्त पाकिस्तान की जरूरत है, तो वो पाकिस्तान के पास जाके बहुत बहुत करेगा, बट ये कितनी देर लास्ट करे. इसे बेसिक मुद्दा हमें एक्सेप्ट करना है. पाकिस्तान के पास अपनी ज्योग्राफी के अलावा क्या है अमेरिका को देने के लिए? सही. उसका लैंड बहुत है, ईरान के साथ ज्योग्राफी है, पहले भी ज्योग्राफी उसके काम में आई है, अब भी ज्योग्राफी उसके काम में आई. बट इकोनॉमिक डेवलपमेंट अब देखिए, कुछ और देखे, पाकिस्तान के पास कुछ नहीं है. अब वो कह रहे हैं मिनरल्स है, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स बहुत मिनरल. अरे भैया कहाँ है?
पहले उनको दिखाया तो सही, कैसे डेवलप करोगे, कहाँ खाने हैं। और यदि आपको बलोच और पश्तून आपको उनके टेरिटरी में से इतनी बड़ी माइनिंग करने देंगे? बिल्कुल, बिल्कुल। और सर आखिर में मैं ये जानना चाहूँगा, 2 हफ्ते का समय क्यों लिया है डोनाल्ड ट्रंप ने? 2 हफ्ते टाल क्यों दिए कि हम अभी 2 हफ्ते बाद फैसला करेंगे कि हमें क्या करना है ईरान और इज़राइल के बीच में? कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी ने इनको सलाह दी हो कि आप तो यू टर्न ले चुके हैं, जो आप 20 जनवरी से पहले और उसके बाद कह रहे थे। जितनी किलिंग हो रही हैं, चाहे वो यूक्रेन और रूस के बीच में जो युद्ध चल रहा है, उसमें किलिंग हो रही थी, तब भी आप बड़ा आहत दिखाई दे रहे थे कि एक भी आदमी नहीं मरना चाहिए। ऐसे ही गाज़ा और इज़राइल के बीच में जो कुछ हो रहा था, उसमें भी दुखी दिखाई दे रहे थे। और अब जो कुछ हो रहा है, आप तो सीधे-सीधे इज़राइल के साथ जाकर के खड़े हो गए, बल्कि युद्ध में भी अपने आप को उतारने को तैयार हैं। 28 फ्यूल टैंक अगर अचानक उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं अमेरिका से, और तमाम आप कह रहे हो कि तेहरान खाली कर दो और अभी हमें पता है कि वो कहाँ छिपा है, अभी हम उसकी हत्या नहीं करेंगे। तो एकदम यू टर्न कैसे? और जो इनका शांति का नोबेल पुरस्कार लेने का सपना है, वो भी मिट्टी में मिल जाएगा इस तरह तो। नहीं, आपकी बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि जो भी कोई लड़ाई करता है, आज की तारीख में बोलकर तो नहीं करता ना कि 2 हफ्ते बाद मैं तुम्हें अटैक करूँगा। ये बयान तब आता है जब आपका अटैक करने का मन नहीं है। आप उसको धमकी दे रहे हो कि तू डर जा। मगर दूसरी तरफ पे ईरान है, वो ईरान नहीं डरने वाला, वो सरेंडर नहीं करेगा। तो ये यू टर्न लेना और इस तरह का कहना, एक चीज़ है कि अगर तो इज़राइली की डिफेंस कमज़ोर हो गई है, जैसे पिछले अटैक में दिखाया, और अपनी जो मेजर मिसाइल्स ईरान अब दिखाता है और सीरियसली अटैक करता है इज़राइल पे, फिर इज़राइल की डिफेंस पर अमेरिका को आना पड़ेगा, फिर कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। तो मुझे लगता है प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये 2 हफ्ते का गैप इसलिए दिया है। अब जैसे आज, मेरे ख्याल आज या कल, ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर है, वो यूरोपियन यूनियन के साथ बात कर रहा है, यूरोपियन कंट्रीज के साथ। इस तरह की नेगोशिएशंस अगर काम कर सकें, और मुझे लगता है एक तरह से उनने मुनीर को भी बोला होगा कि तुम्हारे, वो कहते हैं ना कि नोबडी नोज ईरान लाइक पाकिस्तान, कि आप ईरान को इतना अच्छा जानते हैं, तो आप उनको बोलें कि भाई आपने जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है इसको जरा काबू में रखें, कीप इट अंडर कंट्रोल। तो मे बी दे विल ट्राई एंड यूज मुनीर ऑल्सो। तो ये 2 हफ्ते का गैप इसलिए दिया है कि नेगोशिएशंस सक्सीड कर सकें और अमेरिका को जंग में नहीं धकेलें। तो मुझे लगता है इसके लिए दिया गया है। और फिर भी 2 हफ्ते के बाद कुछ और भी हो सकता है कि जी। नेगोशिएशंस हो रही हैं। सो लेट्स सी, लेट्स होप, क्योंकि ये जो जंग होगी ना ईरान के खिलाफ, ये बहुत भयानक होगी, क्योंकि ये ईरान तक महदूद नहीं रहेगी। इंडिया के शियाज जो हैं, पाकिस्तान के शियाज विल बी इन्वॉल्व डायरेक्टली, बट इंडिया के शियाज ऑल्सो विल फील वेरी अनईजी, क्योंकि वो भी ईरान को देखते हो, इतने स्टूडेंट्स वहाँ पढ़ रहे हैं, कश्मीर से इतने स्टूडेंट्स वहाँ पढ़ रहे हैं, तो इसका एक स्पिल ओवर इफेक्ट सब जगह होगा। और सर तो कल ये सूचना भी आई थी कि रूस और चीन के राष्ट्रपति की आपस में टेलीफोनिक बातचीत हुई है। इसके बाद रूस ने अमेरिका को चेताया था कि आप इस युद्ध में ना कूदें, इससे दूर रहें, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो बस 1 मिलीमीटर दूर है। युद्ध जो है, महायुद्ध 1 मिलीमीटर दूर है। तो इसका मतलब ये है कि रूस और चीन भी इस पूरे घटनाक्रम को बहुत करीबी से देख रहे हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल, क्योंकि चीन और ईरान और रशिया और ईरान के तो क्लोज ताल्लुकात है ही। पिछले साल या उससे पिछले साल चीन ने कहा था कि मैं $40 बिलियन की, 40 बिलियन या उससे भी ज्यादा, $300 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करेगा ईरान में। तो उनके आपस के रिलेशनशिप भी बहुत क्लोज है, वो नहीं चाहते। और अमेरिका कहीं भी आए खित्ते में, वो दे फील कि इट विल गेट डिस्टेबलाइज्ड।
उन पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो वो नहीं चाहते कि अमेरिका इस पे इंटरवीन, और अमेरिका की जंग है ही नहीं, अमेरिका की जंग है ही नहीं। तो इसलिए उन्होंने उनको, हाँ, अमेरिका की जंग इसलिए है कि अगर ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स आते हैं तो वो समझते हैं, उनको खतरा ये है कि इट विल नॉट रिमेन कन्फाइंड टू मिडल ईस्ट, आर भी जाके ईरान और अटैक कर सकता है, तो मगर बहुत फैल जाएगी। और अमेरिका में मेरे ख्याल सेंसिबल लोग हैं, वो क्वेश्चन करेंगे कि भाई इसमें, अब जैसे इराक में अटैक करके क्या हुआ, और उसके पास थे ही नहीं वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, बिल्कुल, और उसको फिर भी बर्बाद वो कर फोर्स करके कि इसके पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, वहां युद्ध छेड़ दिया। लेकिन ऐसा लगता है सर, इसी नोट पर प्रोग्राम खत्म करेंगे कि जो भारत की कोशिश थी पहलगाम घटनाक्रम के बाद और इनके 9 आतंकी ठिकाने नेस्तनाबूद करने के बाद, कि एफएटीएफ की सूची में फिर से लाया जाए, ग्रे सूची में तो कम से कम लाया ही जाए। अब अमेरिका उसको बचा लेगा, पाकिस्तान को। लगता है सही है, लगता है सही है, क्योंकि देखिए इंटरनेशनल जो सिस्टम है ना, वो रूल्स पर नहीं चलता। रूल्स पे तभी चलता है जब इनका इंटरेस्ट हो ग्रेट पावर्स का, और जहां इंटरेस्ट नहीं होगा, आप उनके सामने ही प्रूफ ले आए, कोई बहाना ढूंढ के पतली गली से निकल जाएंगे। तो अब मुझे नहीं लगता कि एफएटीएफ पे पाकिस्तान को, ये भी कंडीशन एक रखी होगी प्रेसिडेंट ट्रंप ने कि तुम अगर हमें एयर बेसिस और ओवर फ्लाइट परमिशन दोगे तो हम इंश्योर करेंगे कि आप एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में फिर से ना जाओ। ये भी सही। कंडीशन रखी है। थैंक यू सो मच सर, आपने इतना समय निकाला ओशियन नेटवर्क के लिए और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद सर।